नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गजब ही हो गया। आसमान से बिजली नहीं गिरी, बस गनीमत है, मगर कड़की ऐसी है कि उसकी रोशनी में जवाहरलाल नेहरू चमक गए हैं। विद्या कसम, सेंगोल के प्रचार में नेहरू का भी खूब प्रचार हो रहा है। इस सेंगोल को लेकर जो गलत बयानी हो रही है, हम इस वीडियो में उस पर भी बात करेंगे कि द हिंदू ने अपनी एक रिपोर्ट में कैसे इन सब की पोल खोलकर रख दी है। सेंगोल को लेकर गलत बातें, आधी अधूरी बातें और झूठ का इतना प्रचार हो रहा है कि उसे बताने में यह वीडियो लंबा हो ही जाएगा। आपसे गुजारिश है कि पूरा देखिए ताकि पता चले कि आपको कैसे धोखे में रखा जाता है। बात है कि जिस संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, राज्यसभा के आमंत्रण पत्र पर उपराष्ट्रपति तक का नाम नहीं डाला गया, इसलिए ना कि चर्चा केवल प्रधानमंत्री की हो और वही दिखाई दें। अब उद्घाटन के दिन तो हर वीडियो में प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय व्रती के रूप में दिखाए जाएंगे। व्रत सब करते हैं, मगर उस दिन ऐसे दिखाया जाएगा कि राष्ट्र के लिए व्रत तो केवल प्रधानमंत्री करते हैं। जनता के पैसे से यह संसद बनी है, लेकिन इसका प्रचार ऐसे भी ना हो कि यह प्रधानमंत्री की निजी उपलब्धि है। खैर, हमारा फोकस उन पर ही था, मगर जैसे ही कैमरे ने शिफ्ट फोकस किया, अपना फोकस बदला, पीछे से नेहरू जी आते दिख गए। अब देखिए, सेंगोल लाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रचार होगा कि वे कितनी बारीक चीजों पर नजर रखते हैं, मगर प्रचार होने लगा है नेहरू जी का। 14 अगस्त 1947 की रात जब संसद में आजादी का ऐलान हुआ, तब नेहरू का वो भाषण पूरी दुनिया में ऐतिहासिक हो गया। 28 मई को जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा होगा, तब सेंगोल के बहाने भारत नेहरू की भी चर्चा कर रहा होगा। होना तो नहीं चाहिए था, मगर हो गया। सरकार ने सेंगोल के लिए जो प्रचार वीडियो बनाया है, उसमें नेहरू जी और उनके सहयोगी जी सी राजगोपालाचारी जी का नाम कितनी बार आता है, आप ध्यान से सुनिए। पहले सरकारी वीडियो को देख लीजिए, फिर आगे बताऊंगा कि कैसे नेहरू का पिछले 3-4 दिनों से खूब प्रचार हो रहा है। दिल्ली, भारत अपनी स्वतंत्रता के समीप था। ब्रिटिश शासन से मुक्ति की बेला थी। स्वराज के लिए संघर्ष में हजारों गिरफ्तार हुए और मारे गए, और दशकों बाद राष्ट्र अपने लक्ष्य के समीप था। वो लक्ष्य था स्वाधीनता, स्वतंत्रता। अब अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन को एक महत्वपूर्ण कार्य करना था, भारतीयों को उनका स्वराज्य सौंपने का कार्य। परंतु उनके सामने एक सवाल था, स्वराज्य को किस प्रकार सौंपा जाए। ऐसे में हाथ मिलाने की रस्म शायद ही काम आए। तो इस गौरवशाली क्षण के प्रतीक के रूप में कौन सी रस्म अपनाई जाए, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अपना ये सवाल रखा। ये एक उचित सवाल था जिसके बारे में विचार विमर्श की आवश्यकता थी। नेहरू जी ने ये प्रश्न जाने माने स्वतंत्रता सेनानी श्री सी राजगोपालाचारी के सामने रखा, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। वे तमिलनाडु से थे। नेहरू राजा जी की विद्वता और भारतीय परंपराओं और सभ्यताओं पर उनके ज्ञान का सम्मान करते थे। राजा जी को इसका समाधान भारत के गौरवशाली अतीत में मिला। तमिलनाडु के चोला साम्राज्य में, जो भारत के प्राचीनतम और दीर्घकाल तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक था, एक चोला सम्राट से दूसरे सम्राट को सत्ता का हस्तांतरण नीति परायणता के प्रतीक अर्थात सेंगोल सौंप कर किया जाता था। भगवान शिव के आशीर्वाद का आवाहन करते हुए उस समय के महंत द्वारा सेंगोल को आशीष प्राप्त होता था। क्योंकि चोला शिव के प्रबल भक्त थे, उनके द्वारा स्थापित हजारों वर्ष पुराने मंदिरों में आज भी पूजा की जाती है। हस्तांतरण की प्रक्रिया के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अपना विश्वविख्यात भाषण राष्ट्र के नाम संबोधित किया। 2014 से नेहरू को अधर्मी और भारत की धार्मिक परंपराओं से नफरत करने वाले के रूप में पेश किया जा रहा है।
आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ऐसे अनेक पोस्ट आप तक पहुंचे होंगे। आपने मान भी लिया होगा। अब सेंगोल के जरिए उस नेहरू का महिमा मंडन हो रहा है कि भारतीय परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं पर उनकी पकड़ कितनी गहरी थी। सेंगोल की चर्चा में नेहरू जी आ ही जाते हैं। जब नेहरू जी भी आ गए हैं तब तो संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति भी कर सकती थी। विपक्ष की भले ना माने, प्रधानमंत्री मेरी बात तो मान ही सकते हैं। आपको याद ही होगा कि पिछले साल 7 फरवरी को प्रधानमंत्री महंगाई पर घिर गए। इतना घिर गए कि नेहरू का सम्मान उनकी जुबान से छलक गया था। वैसे महंगाई पर कांग्रेस के राज में पंडित नेहरू जी ने लाल किले से क्या कहा, वो जरा आपको मैं बताना चाहता हूं। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूं, आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। मजा लीजिए। आज आपके नेता कहेंगे मजा आ गया। केवल नेहरू नहीं आए हैं, मीडिया तो मुगलों को भी ले आया है सेंगोल के बहाने, और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी। वैसे मीडिया में सेंगोल को लेकर जो रिपोर्टिंग हुई है उस पर हम आगे जरूर बात करेंगे। बड़ा गंभीर मसला है, लेकिन पहले नेहरू बनाम मोदी का यह मुकाबला देख लेते हैं। आज तक ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि सेंगोल राजदंड आखिरी बार मुगल साम्राज्य द्वारा 1526 से लेकर 1857 लिखा गया है, इस्तेमाल किया गया था। आज तक ने यह भी लिखा है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर अपने अधिकार के प्रतीक के रूप में सेंगोल राजदंड का भी उपयोग किया गया था। मैं इस पर अभी ज्यादा जोर नहीं दूंगा। पता चला भाई लोग मुगल का नाम सुनते ही बुलडोजर लेकर पहुंच गए। अब देखिए, भारत सरकार ने सेंगोल पर एक वेबसाइट ही बना दी है और इस पर भी G20 लिख दिया है कोने में। इस G20 का इतना प्रचार हो रहा है कि क्या पता एक दिन ट्रैफिक इंस्पेक्टर चौराहे पर आपको पकड़ लेगा और सवाल पूछेगा, और अगर आपको पता नहीं होगा G20 के बारे में तो क्या पता लाइसेंस ही रद्द कर दे। मतलब आप कुछ भी पढ़िए, आपको G20 का लोगो देखना ही पड़ेगा। वैक्सीन सर्टिफिकेट की तरह यह मामला हो गया है। G20 के चिन्ह से युक्त इस सरकारी वेबसाइट पर 13 भाषाओं में सेंगोल के बारे में बताया गया है। इस पर नेहरू की तस्वीरें हैं। कई प्रसंगों में नेहरू के बारे में जानकारी है कि नेहरू ने उनसे पूछा, इनसे पूछा, ये किया, वो किया। जब नेहरू ने इसे माउंटबेटन के साथ स्वीकार किया तब 7वीं सदी की कोलारू पदिगम पद्य को गाया गया। यह भी लिखा है कि आधीनम शैव परंपरा के गैर ब्राह्मण अनुयायी थे तथा 500 वर्ष प्राचीन थे। चोला वंश में सत्ता के हस्तांतरण को एक विशेष अनुष्ठान से शैव मत के श्रेष्ठ धर्म गुरुओं द्वारा पवित्र किया जाता था। श्री राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु स्थित थिरुवावदुथुरई आधीनम के प्रमुख से भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के लिए उसी अनुष्ठान को करने का अनुरोध किया। आधीनम ने इस कार्य को संपन्न करने के लिए अगस्त 1947 में कुछ लोगों के एक विशिष्ट समूह को दिल्ली भेजा। इस वेबसाइट पर प्रतीकों का महत्व समझाया गया है, लेकिन राष्ट्रपति भी तो एक महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। उनके सम्मान का क्या हुआ? जब अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान समिति के सामने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पेश किया, तब उन्होंने ही कहा था कि राष्ट्रपति देश का प्रतीक हैं। उनसे उद्घाटन क्यों नहीं कराया गया, जबकि संसद की संवैधानिक प्रमुख तो वही हैं। इनमें से कई बातों को चुनौती दी जा चुकी है। हम द हिंदू के लेख की बात आगे करेंगे, लेकिन पहले नेहरू का हिसाब कर लेते हैं। आप ही बताइए, नेहरू धार्मिक परंपराओं के प्रति कितने संवेदनशील और गंभीर नजर आते हैं। बेशक उन्होंने सी राजगोपालाचारी से पूछा और उन्होंने सरकारी कथा के मुताबिक बहुत मेहनत से इसकी खोज की। नेहरू ने इसे स्वीकार किया और 7वीं सदी की पद्य रचना के गायन के साथ ग्रहण किया। इतना सब नेहरू ने किया, फिर भी रविशंकर प्रसाद बहुत गुस्से में हैं कि इतिहास भुला दिया गया। जनाब, इतिहास की याद तो आपको आज आई है। 1947 में सोचिए, जब भारत के इतिहास पर पर्याप्त किताबें भी नहीं थीं, नेहरू का इतिहास से कितना गहरा रिश्ता रहा होगा कि चोला साम्राज्य से जुड़े राजदंड को ले आए। एक तरफ सरकार के प्रचार वीडियो में नेहरू नेहरू हो रहा है, दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद नेहरू पर ही गुस्सा हो रहे हैं
कि वॉकिंग स्टिक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे इन छड़ियों का। मगर यह बात तो सरकार के प्रचार वीडियो में नहीं है। आज तक बीजेपी ने कभी सेनेगल का नाम नहीं लिया, लेकिन अचानक सब सेनेगल के विशेषज्ञ बन गए। अब जहां तक सेनेगल की बात है, ये भारत की बहुत बड़ी परंपरा है। आज भाजपा की ओर से एक सवाल मुझे पूछने की इच्छा जरूर है कि सेनेगल जो दक्षिण भारतीय आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर है भारत के इतिहास में, वो नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक कैसे बन गई, इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और वो पड़ी हुई थी इलाहाबाद के म्यूजियम में, क्यों नहीं खोज खबर ली गई? आज देश ने खोज खबर ली, आज मोदी ने खोज खबर ली, और आज भारत की वो महान धरोहर को उसी आध्यात्मिक आदर के साथ संसद भवन में स्थापित किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को अगर अपने इतिहास से ही चिढ़ है तो मुझे कुछ नहीं कहना। पहले तय कीजिए कि करना क्या है। अब म्यूजियम में कोई चीज रखी है, उससे भी चिढ़ है। अभी हाल में प्रधानमंत्री ने म्यूजियम का उद्घाटन किया। रविशंकर जी सुनिए, यह सेनेगल नेहरू को मिला इसलिए म्यूजियम में है। प्रधानमंत्री मोदी तो तोहफों की नीलामी करवा देते हैं। उन्हें यह मिला होता तो आज किसी भगोड़े के पास होता। अगर कोई चीज म्यूजियम में है तो उसका अनादर कैसे हुआ? अखबारों ने ही किस आधार पर लिख दिया कि इसे वॉकिंग स्टिक माना जाने लगा था? उसे रविशंकर प्रसाद ने इस तरह से कैसे कह दिया कि इसका इस्तेमाल वॉकिंग स्टिक की तरह हो रहा था? क्या बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय के इस ट्वीट से, जिसमें सेनेगल के नीचे अंग्रेजी में लिखा है नेहरू को भेंट की गई टहलने की सोने की छड़ी, अमित मालवीय कम से कम ये तो देख लेते कि म्यूजियम की तस्वीर में नहीं लिखा है कि इसका संबंध सत्ता के हस्तांतरण से है। हिंदी में यही लिखा है कि नेहरू को भेंट की गई। इसे लेकर नेहरू के खिलाफ फिर से एक नया अभियान चल पड़ा है कि कैसे वे धार्मिक चीजों का अनादर करते थे। क्लियर ही नहीं है ये। एक तरफ बता रहे हैं कि धार्मिक चीजों का अनादर करते थे कि दक्षिण से सेनेगल मंगाए, अब कह रहे हैं कि टहलने की छड़ी की तरह इस्तेमाल करते थे इसलिए आदर नहीं करते थे। सेनेगल क्या, कोई भी प्रतीक उसका अपना महत्व होता है। मैं उस महत्व को कम नहीं कर रहा, लेकिन अचानक ऐसी भावुकता पैदा की जा रही है जैसे भारत का सारा गौरवशाली इतिहास या इतिहास का सारा ही गौरव इसी सेनेगल में समाहित है। आपको भी तो आज ही पता चला रविशंकर जी, यानी आप भी उस महान परंपरा से अनजान रहे होंगे। सवाल वर्तमान का है, दांव पर भविष्य है कि क्या विपक्ष के साथ इस तरह का बर्ताव होगा? क्या राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाएगा? आखिर कोई चीज म्यूजियम में रखी है, उससे बीजेपी इतनी चिढ़ती क्यों है? क्या मीडिया ने भी इसी तरह का अतिरिक्त उत्साह नहीं दिखाया? हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेनेगल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेनेगल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। ये क्या दलील है? क्या म्यूजियम में रखा जाना अनुचित होता है? तब तो देश भर के म्यूजियम में जितनी चीजें रखी हैं वो सब अनुचित तरीके से रखी हैं, और उन्हें पवित्र तभी माना जाएगा जब वे स्पीकर के आसन के बगल में रखी जाएंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह करेंगे। संसद में कोई चीज रखी जानी है, क्या इसके लिए भी स्पीकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे? 24 मई को सेनेगल के बारे में बताने के लिए अमित शाह ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या अमित शाह संसद के अभिभावक हैं? रवीश कुमार ऑफिशियल के इस वीडियो को पूरा देखिए, ज्वाइन भी कीजिए और गांव-गांव में लोगों को दिखाइए। आपको पता चलेगा कि कैसे आपके साथ इतिहास के नाम पर छल हो रहा है। ऐसी चीजें ठीक से रहें तभी तो म्यूजियम में रखी जाती हैं। और कहां रखी जाती हैं? गोदाम में रखी गई थी, तभी तो इलाहाबाद के म्यूजियम से निकालकर दिल्ली लाया गया। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने अपने ट्वीट में कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के इस मोड़ पर हमारे नेताओं को कई तरह के उपहार मिला करते थे जिनसे हमारी साझा संस्कृति का पता चलता था। इनकी सम्मानित जगह म्यूजियम ही होती है, और यही नेहरू ने सेनेगल के साथ किया, ये सीताराम येचुरी ने कहा है। प्राचीन जमाने में आपका चोला जो साम्राज्य था, उसका एक परंपरा रहा कि जब भी एक नया राजा अपना अधिकार लेता है तो वहाँ पे उन धार्मिक पीठाधिपति जो है वो इनको ये सेनेगल देते हैं। इसके मायने ये था कि भगवान का संरक्षण है आप पे राज करने के लिए।
आपको उनके हुक्म से आपकी राज चलेगी। और व्यवस्था जो था उस समय वो राज का यही था कि राजा और प्रजा। अब ये जो सेंगोल है उसको अब वापस हमारे सांसद में ले आना, तो ये एक ऐसी बात हो रही है कि हमारे देश के अंदर जो जनतंत्र है, जिस जनतंत्र का मतलब ये है कि संबंध है एक देश और एक नागरिक के बीच, सेंगोल को ले आना इसके विपरीत है। एक देश और नागरिक के बीच में संबंध जो आज हमारा जनतंत्र का है, जो हमारे संविधान में जिसकी रचना हुई है, जहाँ पर हर नागरिक किसी भी धर्म के साथ जुड़ा हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी लिंग हो उनका, कोई भी विविधता हो, सबकी औकात और सबका अधिकार बराबर है। और यहाँ पर ये एक देश और नागरिक के आधार पर ये जनतंत्र चलता है। वहाँ पे एक ऐसी सिंबल ले आओ आप जिसका प्रतीक है कि राजा और प्रजा के बीच में संबंध, यानी आज जो जनतंत्र है हमारे देश के अंदर उसको कमज़ोर किया जा रहा है। हर पहलू पे उसके ऊपर तानाशाही हमले बढ़ रहे हैं इस सरकार के चलते हुए, और उसी के साथ साथ आप ये प्रक्रिया को वापस ले आ रहे हो देश की परिभाषा में कि राजा और प्रजा की व्यवस्था जो है वो अब आगे को चलने वाली है। अब ये कहना कि ये सेंगोल जो है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, इसके बारे में कोई तथ्य नहीं है। देश की आज़ादी के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ये निर्णय लिया जाता है कि देश को, भारत को फलाना दिन में उनको जो है उसकी स्वतंत्रता दी जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत से। बात समझिए कि येचुरी क्या कह रहे हैं। संवैधानिक लोकतंत्र नागरिक और प्रतिनिधियों के संबंधों पर टिका होता है, ना कि राजा और प्रजा के प्रतीकों पर। अब देखिए, नई संसद को लेकर बीजेपी ने जो प्रचार वीडियो बनाया है उसमें प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं कि गुलामी की मानसिकता से छुटकारा पा रहे हैं, कर्तव्य पथ नाम कर दिया है। तो क्या इससे कर्तव्य बढ़ गया है? और अगर औपनिवेशिक मानसिकता से छुटकारा पाना है तो हम आपको एक बार फिर से सेंगोल की वेबसाइट पर ले जाना चाहते हैं, केंद्र सरकार की बनाई इस वेबसाइट पर। इसमें सवाल जवाब वाले खंड में क्या कहा गया है उस पर गौर कीजिए। इसमें एक सवाल है कि क्या विश्व में कहीं से भी प्रतीक का कोई और उदाहरण है जो दिखाता हो कि शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है, ईश्वर से प्राप्त होती है। और इस सवाल का जवाब दिया जा रहा है कि यहां एक उदाहरण है, इन्हें एक ही उदाहरण मिला। 1661 में चार्ल्स द्वितीय के राज्याभिषेक के लिए इंग्लैंड की रानी का सॉवरेंस ऑर्ब बनाया गया। यह 362 वर्षों के बाद आज भी राज्याभिषेक के समय नए राजा रानी को दिया जाता है। यह एक स्वर्ण निर्मित वृत्त है जिस पर एक क्रॉस चढ़ा हुआ है और जो सम्राट को यह याद दिलाता है कि उनकी शक्ति भगवान से ली गई है। विश्व भर में शक्तिशाली प्रतीकों के कई उदाहरण हैं। बताइए, चार्ल्स द्वितीय के समय का उदाहरण देकर कह रहे हैं कि विश्व भर में शक्तिशाली प्रतीकों के कई उदाहरण हैं। सरकार लगता है खुद ही भ्रमित है। लोकतंत्र है सर ये। आप तो राजा के दैविक अधिकारों की स्थापना की बात कर रहे हैं। आप राजा नहीं हैं, आप प्रधानमंत्री हैं। जब राजपाट और जमींदारी खत्म हो गई तो राजशाही के प्रतीक का संसद में क्या काम है? जिस संसद में 2019 से आज तक डिप्टी स्पीकर नहीं है, क्योंकि यह पद विपक्ष के नेता को जाता है। इसकी बात ना कर आप नीति परायणता और राजदंड की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मेरी इस बात को समझिए। रवीश कुमार ऑफिशियल देखिए और लोगों को बताइए कि देखें, ताकि यह सच्चाई पहुंचे। बिना नेहरू के इनका काम नहीं चलता। तो जाहिर है इनके सबसे बड़े काम में नेहरू कैसे नहीं आते। सो आ गए। अब हम आते हैं सेंगोल को लेकर, जो तमाम बातें हो रही हैं उन बातों को लेकर। मीडिया ने अपनी तरफ से किया या यह इतिहास उसे सरकार की तरफ से रातों रात पढ़ा दिया गया, इसका पता आप ही लगाएं तो बेहतर रहेगा। कहीं लिखा है कि सेंगोल का इतिहास सदियों पुराना है, इसका रिश्ता चोल साम्राज्य से रहा है। उस दौर में जब सत्ता हस्तांतरित होती थी तो मौजूदा राजा दूसरे राजा को सेंगोल सौंपता था। सरकार की साइट पर तो चोल वंश से ही इसका संबंध बताया गया है, मगर आज तक ने लिखा है कि सेंगोल राजदंड का पहला ज्ञात उपयोग मौर्य साम्राज्य द्वारा किया गया। मौर्य सम्राटों ने सेंगोल राजदंड का इस्तेमाल किया। गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य
द्वारा सेंगोल राजदंड का भी इस्तेमाल किया गया। सेंगोल राजदंड आखिरी बार मुगल साम्राज्य द्वारा इस्तेमाल किया गया था, लेकिन कब किया गया था ये नहीं लिखा है, बस मुगल साम्राज्य के दौर की तारीख दे दी गई है। सत्ता का हस्तांतरण तो अभी नहीं हो रहा है, तो फिर सेंगोल पर इतनी बहस क्यों, चर्चा क्यों? अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि इस वक्त नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, नई सरकार का नहीं, सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो रहा है। अगर यह इतना ही महत्वपूर्ण प्रतीक है तो इस अवसर पर इसे राष्ट्रपति को ही सौंपा जा सकता था, इस बहाने वे भी आ जाती। सवाल है कि संविधान ने जो सत्ता का बंटवारा किया है उसके तहत संसद के प्रमुख तो राष्ट्रपति हैं, उन्हें उद्घाटन के लिए नहीं बुला रहे हैं, उनसे नहीं करवा रहे हैं, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक क्या है इसका वर्णन पूरे देश में चल रहा है। रहस्य की तरह इसकी कहानियां चलाई जा रही हैं ताकि जनता का ध्यान विपक्ष के उठाए सवालों से हट जाए। जिस तरह से आपने देखा कि सरकारी योजनाओं का प्रधानमंत्रीकरण हुआ है, हर दूसरी योजना पर उनकी तस्वीर है, छाप है, उद्घाटन वही करते हैं, नाम भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टाइप होता है। ठीक इसी तरह प्रधानमंत्री ने इतिहास और परंपराओं का निजीकरण भी कर लिया है। ये सरकारी कंपनी बेचने वाला निजीकरण नहीं है, बल्कि परंपराओं को ऐसे बरतने लगते हैं, इसके बारे में गोदी मीडिया इस तरह से बताने लग जाता है कि प्रधानमंत्री ने ही इसकी खोज की है और भारत की जनता इनका पालन तो करती ही नहीं है, उसे पता ही नहीं था। इसी को योजनाओं का प्रधानमंत्रीकरण और परंपराओं का निजीकरण कह रहा हूं। पोन वसंथा बीए ने हिंदू में इसके बारे में जो लिखा है उसकी चर्चा अंग्रेजी की दुनिया में है। हिंदी के अखबार और चैनल इसे हिंदी के पाठकों तक यानी गांव-गांव तक पहुंचने नहीं देंगे, इसलिए हम अपने आम दर्शकों के लिए इसका अनुवाद कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। इसमें लिखा है कि सत्ता हस्तांतरण से जोड़कर इसे जिस तरह से बताया जा रहा है उसके बहुत ठोस प्रमाण नहीं है। उस समय मीडिया की रिपोर्ट और किताबों में इसके बारे में साफ साफ जिक्र नहीं मिलता है। अगर ऐसा हुआ होता तो इसका जिक्र प्रमुखता से होता, जबकि सेंगोल की वेबसाइट पर इस मौके को डिफाइनिंग ओकेजन कहा गया है, मतलब एक ऐसा अवसर जिससे आजादी का आना परिभाषित होता हो। निर्मला सीतारमण ने इसे तमिलनाडु का गौरव बताया। हिंदू अखबार के वसंत बीए ने लिखा है कि सरकार कहती है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू से इसके बारे में पूछा, नेहरू जी ने सी राजगोपालाचारी से, और सी राजगोपालाचारी ने थिरुवावदुथुरई आधीनम से पूछा। जैसा कि इस सरकारी वीडियो में दिखाया जा रहा है, वीडियो में यह भी दिखाया जा रहा है कि हवाई जहाज से इसे दिल्ली लाया गया, विशेष विमान से। अब इसकी भी पोल आगे खुलेगी। हिंदू ने लिखा है कि इसके तो प्रमाण हैं कि इसे दिल्ली लाया गया, मंत्रोच्चार हुआ, लेकिन इसके प्रमाण नहीं है कि इसे सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में पेश किया गया। जब पत्रकारों ने चेन्नई में निर्मला सीतारमण से पूछा कि इसके प्रमाण क्या हैं, तो उन्होंने कहा बहुत सारे हैं, और इसकी एक फाइल सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए रिपोर्टरों को दे दी गई। लेकिन जो फाइल दी गई उससे सत्ता हस्तांतरण के दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती है, हिंदू अखबार ने लिखा है। यह अखबार 1878 से है, तो इसने 1947 के अपने अखबारों की क्लिपिंग देखी होगी कि हिंदू में सेंगोल देने की बात तो है, मगर किसी में भी यह नहीं छपा है कि यह सत्ता के हस्तांतरण से जुड़ा है या राजा जी की सलाह पर लाया गया दिल्ली। बल्कि 11 अगस्त 1947 के हिंदू में एक तस्वीर छपी है कि प्रतिनिधिमंडल चेन्नई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, जिससे पता चलता है कि सेंगोल विशेष हवाई जहाज से नहीं ट्रेन से ले जाया गया होगा, मगर सरकारी प्रचार वीडियो में हवाई जहाज ही बताया जा रहा है। बीजेपी अचानक सेंगोल का विशेषज्ञ बन गई है, कई मंत्री बयान दे रहे हैं, लेकिन सरकार और पार्टी नेताओं के तमाम दावे कमजोर नजर आ रहे हैं। इतनी कहानी बनाने की क्या जरूरत थी? हिंदू की ही एक और रिपोर्ट है 24 मई की, श्री पर्णा चक्रवर्ती की। इसमें इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के मेंबर सचिव प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी का बयान छपा है कि उस समय देश भी बटा था, चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। मुश्किल है कि सुसज्जित तरीके से समारोह का आयोजन हुआ होगा, क्योंकि यह औपचारिक या वैधानिक गतिविधि नहीं थी। तो फिर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? बार बार कहा जा रहा है कि भुला दिया गया, भुला दिया गया। तो क्या यह संभव है कि उस समय के विशाल इतिहास की इन बातों को याद रखा जाता कि नेहरू ने उस दिन क्या पहना था, पटेल किस कुर्सी पर बैठे थे, कौन किस कार से आया, आजाद कैसे आए,
क्या यही सब बातें याद रखने की होती हैं? क्या हम इतिहास की समझ को इस लेवल पर ले आए हैं? सिंगोल की वेबसाइट और मीडिया रिपोर्ट और इस सरकारी वीडियो में बार बार दोहराया जा रहा है कि 25 अगस्त 1947 को टाइम पत्रिका में इसका विवरण छपा था। हिंदू की रिपोर्ट से पता चलता है कि वो नहीं छपा था जो सरकार कह रही है। टाइम ने लिखा है कि दक्षिण में तंजौर से अधिनम मठ के 2 दूत आए थे। अधिनम के दूत श्री अंबलावना देसीगर ने सोचा कि नेहरू भारतीय सरकार के पहले भारतीय प्रमुख हैं, वे प्राचीन हिंदू राजा की तरह हैं, तो उन्हें हिंदू संत की तरफ से सत्ता का यह पवित्र प्रतीक ग्रहण करना चाहिए। टाइम ने तो यह लिखा है कि सेंगोल देना मठ के प्रमुख का विचार था। इसमें भी नहीं लिखा है कि नेहरू ने इसे सत्ता के हस्तांतरण के रूप में देखा। तो आपने देखा कि कहीं भी ठोस रूप से नहीं कहा गया है कि सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण के रूप में दिया गया। हवाई जहाज से दिल्ली ले जाने की बात भी गलत निकली और तो और टाइम किया जा रहा है, तो उसने भी नहीं लिखा, बल्कि टाइम ने लिखा कि नेहरू को सौंपने का आइडिया तो अधिनम मठ के प्रमुख का अपना था। माउंटबेटन कहां से आ गए? द हिंदू में इस किताब का जिक्र है, फ्रीडम एट मिडनाइट। इसमें भी यही कहा है कि हिंदू संत सेंगोल लेकर यॉर्क रोड आए और उसे नेहरू को सौंपा। 2 और किताबें हैं पेरी एंडरसन की, द इंडियन आइडियोलॉजी, और यास्मीन खान की ग्रेट पार्टीशन, द मेकिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें धार्मिक कर्मकांड को लेकर नेहरू की आलोचना तो है, मगर सत्ता का हस्तांतरण सेंगोल के जरिए हुआ इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है कि जैसे प्राचीन भारत में साधु संत राजाओं को शक्ति के प्रतीक सौंपा करते थे, उसी तरह ये सन्यासी हुकूमत के इस प्रतीक को नेहरू के नाम करने यॉर्क रोड आए। जिस व्यक्ति ने हमेशा यह कहा कि धर्म उनके लिए एक भयावह चीज है, उनके लिए यह अनुष्ठान इस देश के उन पहलुओं का एक उबाऊ प्रदर्शन रहा होगा जिनकी वो निंदा करते थे। हिंदी के अखबारों और चैनलों को ध्यान से देखा कीजिए। कब आप गच्चा खा जाएंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे, पता नहीं चलेगा। कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, ना दस्तावेज है कि सेंगोल पहले माउंटबेटन को दिया गया और माउंटबेटन ने नेहरू को दिया। इसके बाद भी सरकार ने अपने वीडियो को जस का तस जारी कर दिया। इतने सवाल उठे, उन सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए थे। शायद सरकार को भरोसा है कि ये सारे सवाल, सारे तथ्य जनता के बीच पहुंचेंगे ही नहीं, गोदी मीडिया नहीं पहुंचाएगा, इसलिए जो कहना है उनकी ही बात पहुंचेगी। और इस तरह सरकार ने वीडियो बनाकर देश भर में फैला दिया कि माउंटबेटन ने नेहरू से पूछा, नेहरू ने राजगोपालाचारी से, और वहां से तमिलनाडु से सेंगोल माउंटबेटन के पास आया और माउंटबेटन ने नेहरू को दिया। ब्ला ब्ला ब्ला, हिंदी में आए बाएं साएं। माधवन पलाट प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं। जवाहरलाल नेहरू के कार्यों का 100 खंडों में संकलन हुआ है, इसके 40 खंडों का उन्होंने संपादन किया है। माधवन पलाट ने द न्यूज मिनट से कहा है कि सेंगोल को लेकर जो कहानी बनाई जा रही है वो फर्जी है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इस तरह से हिंदू अखबार ने सेंगोल और सत्ता हस्तांतरण से जुड़ी तमाम रहस्यमयी कहानियों की पोल खोल दी। बताइए, कहानी गढ़ने में इतनी मेहनत हो रही है, इससे मिलता क्या है? मगर यह बात कहीं से तो निकली होगी। अगर संसद के नए भवन का उद्घाटन इतना ही पवित्र काम है, तो इस अवसर पर पवित्रता के नाम पर इस तरह के झूठ और गलत बातें क्यों बोली जा रही हैं? कभी आप कैरमा पत्रिका की इस कवर स्टोरी को पढ़िएगा जो एस गुरुमूर्ति पर है, इनके बारे में पता चलेगा। एस गुरुमूर्ति तुगलक पत्रिका के संपादक हैं। हिंदू अखबार ने अपने रिसर्च में लिखा है कि इसी पत्रिका में 2021 में माउंटबेटन से नेहरू वाली बात केवल एक जगह छपी है। सरकार ने जितना कुछ कहा है वो सब इसी लेख से मिलता जुलता लगता है। इसमें लिखा है कि 1978 में श्री कांची कामकोटि पीठम के 68वें महंत श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती ने अपने शिष्य से यह बात कही थी। बताइए, वहां से इस बात को इतिहास का रूप दे दिया गया, वीडियो भी बन गया। किसी ने अपनी याद से कुछ कहा और वो इतिहास बन जाएगा। 26 मई की रात हिंदू अखबार की वेबसाइट पर अधिनम मठ के प्रवक्ता का बयान छपता है कि पहले गणतंत्र दिवस के बाद मठ ने एक विशेष स्मारिका प्रकाशित की, जिनकी कॉपी अधिनम मठ के पास है। इसमें इस बात का जिक्र है कि मठ ने माउंटबेटन को एक सेंगोल दिया, जिसे बाद में नेहरू को दिया गया। प्रवक्ता ने कहा कि सेंगोल जब माउंटबेटन को दिया गया तब उन्होंने कहा कि इसे नेहरू को दे दीजिए। मठ के प्रवक्ता के बयान से साफ है कि सेंगोल का सीधा संबंध सत्ता के हस्तांतरण से नहीं है।
प्रवक्ता कहते हैं कि माउंटबेटन के साथ उस समय की कोई तस्वीर नहीं है। जो उस वक्त जीवित थे वही पुष्टि कर सकते थे। हम इतिहास से सीखते हैं। ये तो गोलमोल बातें हुई। प्रवक्ता ने कहा है कि नेहरू और राजाजी जैसे नेताओं ने अधिनियम से संपर्क किया कि हम भारत की आजादी के प्रतीक को कैसे प्रदर्शित करें। इसके आगे प्रवक्ता से जब पूछा गया कि क्या इसे सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर माउंटबेटन ने नेहरू को दिया, तब प्रवक्ता का जो जवाब है वो पूरी तरह से हां में नहीं है। उन्होंने यही कहा कि मठ का शासकों के साथ एक रिश्ता रहा है और सेंगोल हमेशा से दिया जाता रहा है। इसी तरह से नेहरू को मठ ने यह सेंगोल दिया। जाहिर है यह कहानी भी सरकार की कहानी से साफ साफ मेल नहीं खाती है। यह कहना कि सत्ता हस्तांतरण को लेकर इस तरह का कोई आयोजन हुआ था सही नहीं लगता है। एक पवित्र मौके पर किसी चीज को पवित्र बताकर, महान बताकर विपक्ष को ललकारना, आम जनता के इतिहास बोध को ललकारना कि उसने भुला दिया है, उसे याद नहीं है, न केवल उस मौके की पवित्रता को भंग करना है बल्कि सेंगोल का भी अपमान है। और तो और चेन्नई में निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारों को जो फाइल दी गई उस पर 26 मई 2023 को एक ब्लॉग पोस्ट लिखा गया जिसे तमिल लेखक जया मोहन ने लिखा। इसका टाइटल आप जानते हैं क्या है? व्हाट्सएप हिस्ट्री। आप स्क्रीन पर तमिल लेख का अंग्रेजी अनुवाद देख रहे हैं। इसमें जया मोहन ने इस प्रसंग का मजाक उड़ाया है कि सेंगोल का सारा इतिहास सोशल मीडिया में फॉरवर्ड होकर आया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि आजादी के समय देश भर के संतों ने उपहार भेजे थे, उसमें से एक सेंगोल रहा होगा, जो निश्चय ही तमिलनाडु के लिए गर्व की बात है। लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि सूचना की सदी में अगर व्हाट्सएप इतिहास हम तक इस तरह पहुंच रहा है तो थोड़ा इतिहास हम किताब से भी पढ़कर देख लें। हिंदू में लिखा है कि तमिलनाडु में 2021-22 में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट बना। इसने अपनी सालाना नीति में इसका जिक्र किया, लेकिन इस विभाग के अधिकारी भी नहीं बता सके कि कहां से आया। अब 2022-23, 23-24 की नीति से इसका जिक्र हटा दिया गया है। इसलिए कहता हूं, लंबे वीडियो देखा कीजिए। 2 मिनट के चक्कर में रहेंगे तो ये ऐसे ही इतिहास पढ़ा जाएंगे। आपने देखा कि सेंगोल को लेकर जो रहस्यमयी कथा बताई जा रही है, इसमें कितने झूठ, आधे अधूरे सच और कितने झोल निकल आए हैं। क्या इस तरह की मेहनत इसलिए होती है ताकि जनता को मूर्ख बनाया जाए? तो इसका एक रास्ता है, आप खुद को सदा के लिए मूर्ख घोषित कर दीजिए और सरकार से कहिए कि हमें बार बार मूर्ख बनाने में मेहनत मत कीजिए। हम मूर्ख हैं और मूर्ख रहेंगे। अब आप अपना सारा ध्यान काम पर लगाइए, हम अपना ध्यान दिमाग पर कभी नहीं लगाएंगे। शर्मनाक है कि हिंदी का गोदी मीडिया इन बातों को अपने दर्शकों को नहीं बताता है, बल्कि सरकार की तरफ से जो भी परोसा जाता है जस का तस या उसमें अपनी तरफ से नमक मिर्च लगाकर पेश कर दिया जाता है ताकि आप भौचक होकर देखते रहें। ये तो भुला दिया गया था, अब न जाकर याद दिलाया गया। जबकि कहानी यह है कि याद दिलाने के नाम पर अधकचरा इतिहास नहीं बल्कि इतिहास का कचरा बनाकर पेश किया जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।